10 का नेम सुनते ही प्रेशर, एंजाइटी, स्ट्रेस सब कुछ आ जाता है, राइट? बट वेट, अगर आप भी कंफ्यूज हो कि कैसे पढ़ाई करें, क्या फॉलो करें, स्ट्रेस फ्री कैसे रहें, तो दिस वीडियो इज एग्जैक्टली फॉर यू। क्लास 10 का नेम सुनते ही प्रेशर, एंजाइटी, स्ट्रेस सब कुछ आ जाता है, राइट? बट वेट, अगर आप भी कंफ्यूज हो कि कैसे पढ़ाई करें, क्या फॉलो करें, स्ट्रेस फ्री कैसे रहें, तो दिस वीडियो इज एग्जैक्टली फॉर यू। मैं हूँ साक्षी, अब क्लास 11th में, और आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपना रियल क्लास 10th एक्सपीरियंस। कैसे मैंने प्रिपेयर किया, क्या क्या मिस्टेक्स हुई, क्या स्ट्रेटजीज और स्मार्ट हैक्स मैंने फॉलो किए। आई एम गोइंग टू शेयर एवरीथिंग ऑनेस्टली। और हाँ, अगर आप भी चाहते हो क्लास 10th में टॉप करना बिना ओवर थिंकिंग के, तो ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। लेट्स गो। For the first and very common question is, when did I start preparing for exams? मैंने कब स्टार्ट कर दिया था अपने एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना? So to be honest, I started in March itself, क्योंकि मेरे स्कूल में मार्च में ही क्लासेस स्टार्ट हो गई थी एंड मैंने मार्च में ही पढ़ाई शुरू कर दी थी। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हर किसी को स्टार्टिंग से ही पढ़ाई कर देनी चाहिए। अगर हम लास्ट में पढ़ाई करने बैठते हैं तो एक तो सिलेबस भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अब 9th से 10th में आते हैं एंड इट्स रियली डिफ़िकल्ट। अगर आप लास्ट में पढ़ाई करने बैठेंगे तो यू विल बी वेरी फीलिंग स्ट्रेस, यू विल गेट वेरी ओवरबर्डन। सो यू शुड स्टार्ट earlier as possible. Second most important question is, which subject I focus more and why? तो बेसिकली मैंने मैथ, साइंस एंड सोशल को बहुत सीरियसली लिया था एंड स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं है मैंने हिंदी और इंग्लिश को छोड़ दिया था। मैं क्या करा करती थी, जब मेरे स्कूल या फिर रेगुलर क्लासेस रहती थी तो मैं मंडे टू सैटरडे मेन सब्जेक्ट लाइक मैथ, साइंस एंड सोशल पढ़ा करती थी एंड संडे आई यूज्ड टू स्टडी इंग्लिश एंड हिंदी, 2 hours फॉर इंग्लिश एंड 2 hours फॉर हिंदी, जिससे मैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहती थी एंड जॉयफुली पढ़ाई करती थी। सो यू शुड ऑल्सो स्टडी जॉयफुली। स्ट्रेस में लेके पढ़ाई करेंगे तो यू विल नॉट गेट एनी कॉन्सेप्ट। Now the most frequent question is, what was my daily routine during preparation? See, मैं नाइट आउल भी हूँ एंड अर्ली बर्ड भी हूँ। जिस दिन मुझे स्कूल जाना होता था तो मैं अर्ली बर्ड पढ़ाई करती थी, क्योंकि नाइट स्टडी करती थी तो मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती थी एंड 6 to 7 hours की नींद लेना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट जिस दिन मेरे को लगता था कि स्कूल में आज कुछ केओस है या मुझे स्कूल स्किप करना है, अगर स्कूल में इतनी मेन स्टडीज़ नहीं हो रही हैं तो मैं नाइट स्टडी करती थी। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। यू शुड नो योरसेल्फ कि मुझे कौन सा टाइमिंग सूट करता है। मेनली मैं फोकस करती थी अर्ली बर्ड, बट जिस दिन मेरा दिन वेस्ट हो जाता था या फिर मुझे पता था कि अगले दिन मुझे स्कूल नहीं जाना तो मैं नाइट स्टडी करती थी। ये मैंने मेनली प्री बोर्ड्स के बाद किया था। प्री बोर्ड्स के बाद कोई भी स्कूल नहीं जाता एंड स्कूल भी बोलता है कि आप घर पे बैठ के खुद सेल्फ स्टडी करो। तो मैंने प्री बोर्ड्स के बाद मेजरली नाइट स्टडी ही की थी, रात में 2-3 बजे तक, जब तक मैं कर सकती थी। तो मैं रात में 4-5 घंटे पढ़ती थी एंड बाकी का थोड़ा बहुत 2 या 3 घंटे दिन में। तो इतनी स्टडी इनफ है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट बुक्स या रिसोर्सेज आई यूज्ड। See, I am not going to promote anything, या मैं यहाँ पे किसी चीज़ का प्रमोशन, किसी बुक का प्रमोशन नहीं करने आई हूँ। मैं सिर्फ जेन्युइनली बता रही हूँ मैंने क्या फॉलो किया था। फॉर मैथ्स NCERT इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। NCERT के अलावा मैंने फॉलो की थी RD शर्मा, क्योंकि मेरा था स्टैंडर्ड मैथ्स। अगर आपका बेसिक मैथ है तो आप RD शर्मा को स्किप कर सकते हो, मतलब जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व करो, जो हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं उनको स्किप कर सकते हो अगर आपका बेसिक मैथ्स है तो, क्योंकि बेसिक मैथ्स का एग्जाम मेनली NCERT पे बनता है। बट स्टैंडर्ड के लिए RD शर्मा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन RD शर्मा से ही थे या फिर उसी के लेवल सेम पैटर्न के थे। फॉर साइंस NCERT इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक। मेजरली पेपर NCERT पे ही आता है, बट NCERT पढ़ के हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्वेश्चंस का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो उसके लिए आपको कोई भी अच्छी क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। रेफरेंस बुक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें थ्योरी सिर्फ NCERT पे ही फोकस करना है। थ्योरी सिर्फ NCERT की ही पढ़नी होती है। अलग से थ्योरी पढ़ने के लिए कोई भी बुक्स नहीं लेनी, किसी भी सब्जेक्ट में सिर्फ क्वेश्चन बैंक लेना है। मैंने साइंस में
PW का क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया था और बाद में मेरे पास टाइम बच गया था तो मैंने ओसवाल का भी क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया था। दोनों ही बहुत अच्छे हैं, दोनों के क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के होते हैं। आप चाहो तो आप भी ऑर्डर कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। रेफरेंस बुक मैंने इंग्लिश हिंदी के लिए भी यूज़ की थी एंड सोशल के लिए। इंग्लिश में हमें NCERT में से स्टोरी मिलती है एंड क्वेश्चन उस लेवल के नहीं होते एंड आजकल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने ओसवाल ली थी इंग्लिश के लिए। हिंदी के लिए मैंने PW का क्वेश्चन बैंक लिया था एंड फॉर सोशल मैंने ओसवाल का ही क्वेश्चन बैंक लिया था और मुझे मेरे टीचर ने एग्ज़ाम आइडिया भी दी थी, तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। बोथ आर गुड एंड वन बेस्ट बुक्स। बट IT के लिए कुछ नहीं, मेरे स्कूल में ऑप्शनल IT था, मैंने IT सिर्फ मेरी IT 402 की जो बुक थी उसी से पढ़ी थी। IT के लिए मैंने कोई भी अलग से बुक नहीं ली थी एंड ज़रूरत भी नहीं है। IT वैसे ही एडिशनल सब्जेक्ट है बट उसको सीरियसली लेना है, इतना लाइटली नहीं लेना। नाउ ये डाउट भी बहुत होता है कि हम नोट्स बनाएं या नहीं, या फिर लेक्चर्स देख के ही उनको छोड़ दें। नहीं, नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 11th से स्टार्ट करेंगे नोट्स बनाना, अभी तो हम 10th में ही हैं। 10th में भी नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि बोर्ड्स के टाइम पे, प्री बोर्ड्स के टाइम पे, या फिर आपको जब भी चैप्टर रिवाइज करना हो तो नोट्स आपको बहुत हेल्प करते हैं। बट मेक श्योर कि आपके नोट्स इतने इन डेप्थ हो, यानी कि सारी चीज़ उसमें कवर हों। अगर आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले रिवाइज करने बैठ रहे हैं तो आपको थ्योरी या किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए डिफरेंट बुक्स सर्च ना करनी पड़े। जब आप पहली बार चैप्टर पढ़ रहे हो तो नोट्स इतने अच्छे से बनाएं कि बाद में आपको कहीं और से या किसी दूसरे की नोट्स लेने की ज़रूरत ना पड़े। नोट्स हमेशा खुद के बने रहने चाहिए, दूसरे के नोट्स से आप कभी पढ़ाई नहीं कर सकते। मैंने भी मेरे खुद के नोट्स बनाए थे एंड दे रियली हेल्प्ड मी। अब ये क्वेश्चन तो हर किसी के माइंड में होता है कि हम कोचिंग लें या सेल्फ स्टडी करें, और कोचिंग ले भी तो ऑनलाइन लें या ऑफलाइन लें। फिर ये हर किसी पे इंडिविजुअली डिपेंड करता है। जैसे मैंने ना कोई कोचिंग ली थी, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन, मैंने फिर सेल्फ स्टडी की थी। और मैं लेक्चर यूट्यूब पे देखती थी PW के, क्योंकि PW का 10th का कंटेंट यूट्यूब पे ही इतना अवेलेबल होता है कि आप कोई कोचिंग ना लें तो भी आप इजीली 95% से ज़्यादा या उसमें स्कोर कर सकते हैं। बट अगर आपके स्कूल में टीचर्स अच्छे नहीं हैं या फिर आपको स्कूल से गाइडेंस नहीं मिल रहा तो यू शुड गो फॉर कोचिंग। बट अगर आपको लगता है कि स्कूल में टीचर्स अच्छे हैं तो यू कैन डू सेल्फ स्टडी, बिकॉज 10th तक सेल्फ स्टडी हम इजीली कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी इतना कंटेंट अवेलेबल है डिफरेंट प्लेटफॉर्म का। मैंने PW से पढ़ाई की थी, इसलिए मैं उसका बता रही हूँ। ऋतिक सर, समृद्धि मैम, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और उनके पेड बैचेस या यूट्यूब के कंटेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। सो यू कैन गो टू सेल्फ स्टडी बाय वॉचिंग यूट्यूब लेक्चर्स ऑल्सो। दिस इज अ बेस्ट ऑप्शन फॉर मी बिकॉज आई ऑल्सो ऑप्टेड दिस। अब हमारे माइंड में ये चलता है कि प्री बोर्ड्स को हम बहुत लाइटली लेते हैं, क्या प्री बोर्ड के मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होते। बिकॉज स्कूल में भी बहुत स्कूल्स में बोला जाता है कि प्री बोर्ड पे फोकस मत करो, बोर्ड पे फोकस करो। बट नहीं, प्री बोर्ड्स के मार्क्स इंपॉर्टेंट होते भी हैं और नहीं भी। अगर आप सोचें कि आपके प्री बोर्ड्स में 96-97% आ रहे हैं तो आपके बोर्ड्स में भी इतने आएंगे, नहीं। प्री बोर्ड्स के मार्क्स एग्जैक्टली बोर्ड्स के मार्क्स नहीं होते, क्योंकि स्कूल लेवल एंड बोर्ड लेवल के एग्ज़ाम में बहुत डिफरेंस होता है, चेकिंग में भी बहुत डिफरेंस होता है। बट प्री बोर्ड देने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और आपको पता चलता है कहाँ स्टैंड कर रहे हो। सो प्री बोर्ड्स को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। प्री बोर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर F5th एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कम्स टू स्ट्रेटजी। मैंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी? मेरा स्टार्टिंग से था कि मुझे 90-95 में स्कोर करना है एंड मैंने मेरे स्कूल एग्ज़ाम में किया भी था 96.4%, 96.6%। मेरा 96 ही रहा PT1, हाफ ईयरली एंड प्री बोर्ड सब मेरे 96% ही आए थे। तो मैंने स्ट्रेटजी क्या फॉलो की थी? मैंने मार्च में मेरी स्कूल में क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, जैसा मैंने बताया। मैंने स्कूल के पैरेलल चलाया एंड मैंने 45 डेज़ की समर वेकेशंस पढ़ती हैं। आई थिंक आप लोगों की भी इतनी ही पढ़ती होंगी, तो मैंने उनको यूटिलाइज करके 30 जून की 30 तारीख तक अपना सारा सिलेबस खत्म कर दिया था बाय NCERT एंड लेक्चर्स विदाउट एनी क्वेश्चन बैंक और रेफरेंस बुक। मैंने सिर्फ NCERT और लेक्चर्स देख के 30 जून तक सारा सिलेबस खत्म कर दिया था। एंड जैसे जुलाई में मोस्ट ऑफ द स्कूल्स ओपन होते हैं, जब तक ज़्यादा सिलेबस भी नहीं हुआ होता स्कूल में,
ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 चैप्टर। तो अगर आप समर वैकेशन की यूटिलाइज करके जून या लास्ट जुलाई तक अपना सिलेबस ख़त्म कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको बहुत हेल्प मिलती है बाकी के मंथ में प्रैक्टिस करने में, क्योंकि चैप्टर्स आप ऑलरेडी पढ़ लेते हैं, फिर स्कूल में दोबारा पढ़ाए जाते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होते हैं, आप चीज़ों को और अच्छी तरीके में समझ पाते हैं। तो मैंने जून तक सिलेबस ख़त्म कर लिया था। उसके बाद जुलाई से लेके सितंबर तक मेरे स्कूल में सारी चीज़ें रिवाइज हो रही थी, सारे चैप्टर्स दोबारा पढ़ाए जा रहे थे, तो मेरा सारे चैप्टर्स रिवाइज हो गए। और साथ ही साथ जब मैंने टारगेट कर लिया था कि मुझे 4 दिन में एक चैप्टर ख़त्म करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा था। पहला दिन रिवीजन करती थी चैप्टर, 2 दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी और 4th डे उसका असेसमेंट लेती थी कि मैंने कहाँ गलती कर दी या मेरा कौन सा कॉन्सेप्ट अभी वीक है, मुझे कहाँ वर्क करना है। तो ये स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से बेस्ट स्ट्रेटजी है। और उसके बाद सितंबर तक मेरा सारा सिलेबस ख़त्म हो गया था बाय रेफरेंस बुक सब कुछ। उसके बाद अक्टूबर नवंबर में मैंने कुछ और बुक्स लगाई थी, मुझे मेरे स्कूल की टीचर्स ने प्रोवाइड की थी, तो मेरा नवंबर ऐसे निकल गया था। दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, दिसंबर में मेरे प्री बोर्ड्स थे तो आधा दिसंबर उसमें बिजी रही थी मैं, बट मेरे पास 2.5 मंथ था फरवरी तक, क्योंकि फरवरी में एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे। तो मैंने सैम्पल पेपर प्रैक्टिस किए थे और जो बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को भी ज़रूर करने चाहिए। मैंने बुक्स ली थी अरिहंत की सैम्पल पेपर्स की, मैंने 15 सैम्पल पेपर वो लगाए थे, जो ऑफिशियल CBSE का सैम्पल पेपर होता है वो लगाया था, प्रेजेंट ईयर का और लास्ट 2 ईयर्स के, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी लगाए थे। तो ऐसे करके मैंने हर सब्जेक्ट के 25 to 20 सैम्पल पेपर्स लगाए थे, तो उससे मुझे पूरा आइडिया था कि मेरा पेपर कैसे आने वाला है एंड आई वॉज फुली प्रिपेयर्ड। ऐसा नहीं है मैंने बस मैथ, साइंस इन सब के लिए लगाया था, मैंने इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल सारे सब्जेक्ट के लिए लगाए थे, और जिससे मुझे रियली हेल्प मिली थी। अब ये तो रही मेरी स्ट्रेटजी की बात। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अब तक का अपना टाइम वेस्ट कर दिया होगा, अभी भी देरी नहीं हुई है, जुलाई स्टार्ट हो गया है। आप 4 to 5 मंथ में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो विद रेफरेंस बुक, अच्छे से इन डेप्थ में NCERT पढ़ो, 2-3 बार उसको रिवाइज करो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। उसके बाद मेरी तरह कोई अच्छा सैम्पल पेपर बुक लेके सैम्पल पेपर सॉल्व करना, तो वो आपको रियली हेल्प करेगा। एंड आई कैन एश्योर, अगर आप अपना 100% देते हैं, हार्ड वर्क करते हैं और मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, तो आप 90-95% में ईजिली स्कोर कर सकते हैं। तो बस ये था मेरा क्लास 10 का रियल एक्सपीरियंस। जो कुछ सीखा सब कुछ आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया, ऑनेस्टली बताया सब कुछ, एंड आपको भी अपना 100% देना है, हार्ड वर्क करना है। एंड ये नहीं कि 10th के मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, 10th के मार्क्स बेशक इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू शुड डू योर बेस्ट, बिकॉज आपको फिर आगे जाके हैबिट बन जाती है एकेडमिक में अच्छा करने की। सो 10th इज अ स्टार्टिंग, 10th इज अ बेस, सो यू शुड डू योर बेस्ट, गिव योर 150%, देन ओनली यू कैन अचीव इन 90s इफ़ योर एम इज़ टू अचीव इन 90s। और आपको अगर कोई भी डाउट रह गया हो या फिर किसी भी चीज़ पे कोई रिलेटेड क्वेरी हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, मैं कोशिश करूँगी वहीं पर उसका रिप्लाई करने की। और अगर वहाँ नहीं कर पाई तो आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो और अ फुल वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, अगर वो रेलेवेंट हुआ तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।